लेकिन क्योंकि हमको पहले से पता है कि पीडीएस सिस्टम ऑलरेडी बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है, गरीब आदमी को अनाज बिल्कुल टाइम पे नहीं मिलता, जो क्वालिटी का अनाज मिलता है वो बहुत ज़्यादा खराब मिलता है, और बहुत बिचौलिए इस सिस्टम में बैठे हुए हैं जो आई वुड से मूला कमा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा इसमें कमा रहे हैं। अब उसमें आप वही सिस्टम जो फेल्ड सिस्टम है उसमें फर्दर 45,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्योरली पॉलिटिकल माइलेज है, ये पावर्टी पुअर लोगों के साथ कोई सिंपैथी नहीं है। बहुत ही कायदे की बात आपने कही कि एक तरफ तो जो हमारा सिस्टम है फूड एंड सिविल सप्लाई का, उसमें जिस तरह के अनाज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जनता में, उसकी क्वालिटी पहले से ही क्वेश्चन लगा हुआ है, उस पर सवाल उठते रहे हैं, और उसके बाद उसी सिस्टम को कुछ और सुधार कर नए तरीके से फूड सिक्योरिटी बिल के नाम पर अगर लाया जाएगा तो सरकार की इस नीयत को चूंकि राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है तो जरूर उस पर सवाल भी उठना स्वाभाविक होगा। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करने वालों की नज़र भी इस पर है, तो इसलिए भी उनका भी हाथ रुकता है, और कहीं ना कहीं सरकार की इस नीति का एक ढुलमुल रवैया अगर सामने आता है तो रुपयों का गिरना भी जारी रहता है। जी होनाली जी। जी, फूड सिक्योरिटी बिल अगर आप ठीक से पढ़ें तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत अच्छी भी है, और कुछ चीज़ें अगर आप देखें तो क्लियरली लगता है कि पॉलिसी सिर्फ पेपर पे बनी है, इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है, इसीलिए अभी भी ये कम्प्लीटली पास नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन की बात, लॉजिस्टिक्स की बात करें, ऑलरेडी पीडीएस सिस्टम बुरी तरह फेल हुआ है। आप एडिशनल आप सोच रहे हैं कि और इतना अनाज आप लोगों को घर घर पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? क्या आपके पास स्टोरेज सिस्टम अवेलेबल है, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम अवेलेबल है, क्या आपके पास लॉजिस्टिक सिस्टम अवेलेबल है? और उसका खर्चा कौन गिनेगा? हु विल काउंट दैट एडिशनल अमाउंट जो आपको खर्चा आने वाला है? तो ये बिल एक्चुअली कहां तक पहुंचेगा? तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें अंदर में अगर आप उसको फूड सिक्योरिटी को पढ़े तो उसमें एक चीज बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए जो उन्होंने सिस्टम रखा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहाव में चले जाते हैं और हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मुझे लगता है एज ए रिस्पॉन्सिबल एनालिस्ट आई शुड नॉट कंप्लीटली क्रिटिसाइज वन थिंग, पूरी तरह से नहीं खारिज कर रहे हैं जी, लेकिन कुछ चीजें आप उसको सरकार की नीतियों से कुछ हद तक आप जो अच्छी चीज है उसकी आप तारीफ भी उसके बारे में मैं कहूंगा कि जो फूड फॉर प्रेग्नेंट वुमन वाला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये नीड ऑफ द आवर था मेरे हिसाब से। अगर ये पार्ट ही अगर लोग करेक्टली इंप्लीमेंट कर देते तो ये बहुत बड़ी माइलस्टोन होती कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए। और मिड डे मील प्रोग्राम जो बच्चों को स्कूल में मिलता है ये ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, लेकिन उसकी सक्सेस इसलिए रही है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सिर्फ अनाज देती है, बाकी का काम एनजीओज करते हैं। आज 11.5 करोड़ बच्चों को 205 दिन हेल्दी खिचड़ी या उनका मील उनको उनके स्कूल में मिलता है। ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये भी फूड सिक्योरिटी तरफ वाला ही मेजरमेंट था, और मुझे लगता है ऐसे जो स्टेप्स हैं वो वेलकम करने चाहिए, ना कि ब्लैंकेट फूड सिक्योरिटी। जी, ऐसी स्थिति अगर हो और मामला इतना संगीन हो, रुपया गिरता चला जाए, तब देश के प्रधानमंत्री को, देश के वित्त मंत्री को इस दिशा में अपनी तरफ से बेहतर उपाय करने चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। ऐसे में एक नाम आता है आरबीआई का। अपनी तरफ से आरबीआई क्या कोशिश कर रही है? भरत जी, आपको इस दिशा में क्या करते हुए नजर आ रही है आरबीआई की थोड़ी सी कोशिशों के बाद रुपया थोड़ा सा संभला, वरना और भी बुरी स्थिति आ रही थी, तो ये कैसे कनेक्ट करेंगे आप इसे? आरबीआई ने जो मेजर्स लिए है अभी, डॉलर्स बेचे हैं परसों, और लिक्विडिटी क्रंच जो था वो भी थोड़ा हल्का किया है, लेकिन ये टेम्पररी सब उपाय है मेरे ख्याल से। फंडामेंटल जब तक सुधरता नहीं है तब तक ये रुपया रुकने वाला नहीं है। अगर बात की जाए फंडामेंटल की, डेवलपमेंट किधर हमको दिख नहीं रहा है। हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट किधर है, कहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? आप अगर बम्बई की ट्रैफिक देख रहे हैं आप, किधर अंधेरी से वीटी पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है। ये डेवलपमेंट ही नहीं है। अपना मेट्रो का प्रोजेक्ट कितने साल तक चल रहा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करते तब तक ये सुधरने वाली नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है, और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन आ जाता है तब रुपया गिरना चालू होता है। आप अगर 2009 का इलेक्शन देखिए तो वो टाइम पे 18% की गिरावट थी रुपए में, 1919 में 16% की गिरावट, 10% की गिरावट थी, और आज अभी तक 16% की गिरावट हो गई है। यानी कि ऐसा मान लिया जाए कि अगर इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो रुपया की गिरावट चालू हो जाती है। ये इलेक्शन से पहले की एक कवायद हो सकती है, और उसके बाद शायद इलेक्शन नज़दीक आते आते रुपया संभल भी जाए, तो वो भी इसे सरकार की
दूरदृष्टि कहा जाएगा, सरकार ने संभाल लिया, इस तरह से पेश किया जाएगा। शायद जो बातचीत की शुरुआत में अवनाली जी ने कहा था कि इसमें कहीं न कहीं राजनीति भी गड़बड़ होती है, वो सटीक बैठती है। हम आपको दिखाते चलें कि पी चिदम्बरम जी ने इस विषय पर कुछ बातें रखी थी, घबराने की जनता को ये सलाह दी कि इसे घबराना नहीं चाहिए, और विदेशों में नौकरियों को लेकर भी उन्होंने कहा था कि उसके रोजगार का हमारे देश की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल कहा क्या पी चिदम्बरम ने, वो हम आपको दिखा लेते हैं और फिर चर्चा को जारी रखेंगे। The jobless claims in the US, if they have come down or if they go up, has really no relevance or impact on the Indian economy. If fewer people are waiting for jobs in the US, or a few people are waiting for jobs in the US, how does it affect the fundamentals of India's economy? It doesn't. I thought that is elementary. Nevertheless, markets react. We have taken a number of measures. A number of measures are being taken. Let's wait to see what the first quarter growth rates are. And I have no doubt in my mind, when calm is restored in the market, people will begin to understand that Indian market indicators must basically reflect Indian market conditions. They should not be so sensitive to data coming out of the US. So I think that this is a time for calm, this is a time for reflection, and let us see what happens. बड़े ही शांत तरीके से पी चिदम्बरम समझाना चाह रहे हैं कि शांत रहना चाहिए, जनता को बड़ा ही सब्र से काम लेना चाहिए। इस देश के लिए दो प्रमुख अर्थशास्त्री इस देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम जैसे लोग अगर कैबिनेट पे हों, भारत का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अगर इतने बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हों और ऐसी दशा में भी रुपये की कीमत गिरती चली जाए, अर्थव्यवस्था डगमगाने लगे, सवालिया निशान उठने लगे, कहीं न कहीं बेरोजगारी बढ़ने लगे, सरकार ही पूरी तरह से कटघरे में खड़े हो जाए, तो इस सरकार के लिए भी सोचने का विषय है और इस देशवासियों के लिए भी। रोजगार हमने पिछले दिनों देखा, अपने नज़दीकी लोगों को हम जानते हैं कई ऐसे जिन्होंने विदेशों का रुख किया, खासकर यूएस की तरफ, जिसके डॉलर्स के मुकाबले हमारे रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है। ऐसी स्थिति क्यों बन पड़ रही है? हम रोजगार के संसाधन क्यों नहीं यहाँ पर बढ़ा पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि इस दिशा में हम काम नहीं कर पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है सलमान जी। यही मुद्दे की बात है कि अगर देश को अगर आपको फंडामेंटली आगे ले जाना है तो आपको एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो इस गवर्नमेंट ने इसको पे फोकस किया, लिटरेसी रेट 75% तक बढ़ गई। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इस 75% इनको आपने एजुकेशन दी, क्या इनमें एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर है? क्या ये एम्प्लॉयबल है? क्या इनके पास कोई स्किल है ताकि ये पैसा कमा सके? सिर्फ पेपर पे ये बताने से कि हम 75% साक्षर है, इससे देश की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसके लगते इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था आज से 4-5 साल पहले, अराउंड 2010 के आसपास, जब इन्होंने नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का संगठन रेडी किया था। इसने जो प्रोमिसेस रखे थे उतने तो पहुंच नहीं पाए। मेरे हिसाब से जो टारगेट इन्होंने रखा था 10 लाख लोगों का, उसमें से 60-70% तक ही पहुंच पाए हैं। लेकिन दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। मुझे कुछ आंकड़े आपको बताने हैं कि इन्होंने जो पूरा लास्ट ईयर के अंदर में कुछ 42 प्रोजेक्ट्स के अंदर में काम किया, 1800 करोड़ रुपए की उनका खर्च हुआ और उन्होंने 4 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया। उस 4 लाख लोगों में से 2 लाख लोगों को नौकरी भी मिल गई। तो ये होता है पैसे का आकलन कि अगर आपने पैसा अगर इन्वेस्ट किया है तो उसका अगर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। जैसे मैंने मिड डे मील स्कीम के बारे में बात की थी, गवर्नमेंट के 3 से 4 हजार करोड़ सिर्फ साल के खर्चा होते हैं और उसमें 11.5 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आप देखिए, कॉस्ट एनालिसिस कीजिए इसके अगेंस्ट कि कितना वैल्यू के अगेंस्ट आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ अनाज दे देने से आपको 1.25 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है। ठीक है, उससे कोई एडवांटेज नहीं है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। इसके बाद क्या होगा? क्या हर साल हम ऐसे 1.25 लाख करोड़ बांटते रहेंगे? इसका एंड क्या है? हम इस दुनिया में सिर्फ बैंडेड लगाते आए हैं, हमने कभी भी प्रॉब्लम को ग्रास रूट से सॉल्व नहीं किया। जब तक हम प्रॉब्लम को ग्रास रूट लेवल से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक यही हाल बना रहेगा। मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने आपस में डिस्कशन किया था कि आपका स्किल आगे बढ़ाइए। मैं कुछ टारगेट आपके बताना चाहता हूं कि जैसे लेबर इक्विपमेंट सिर्फ 12% अपना टारगेट अचीव कर पाई है। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में तो अब तक काम शुरू भी नहीं हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में उन्होंने 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करने की बात की थी, अब तक एक भी आदमी एम्प्लॉय नहीं हो पाया।
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में भी उन्होंने 1.25 लाख रुपए का लोगों का टारगेट रखा था जिनको स्किल प्रोवाइड करेंगे। आज तक एक आदमी को स्किल प्रोवाइड नहीं किया। मेरा ये कहना है कि जब तक ये टारगेट जो आप बनाते हैं स्किल प्रोवाइड करने के, सब मिनिस्ट्री मिलकर जब तक ये काम नहीं करेगी तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। यानी सभी मिनिस्ट्री, सिर्फ वित्त मंत्रालय का काम नहीं है, जिन लोगों ने भी जिस विभाग ने अपने तरीके से कुछ प्लान बनाए हैं, जब तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किए जाएंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। कागजों पर योजनाओं को बना देने से ये देश नहीं चलता, उन योजनाओं को क्रियान्वित भी करना होगा और सख्ती से करना होगा, तभी ये देश चलेगा। वरना आकर्षक नारों से चुनाव जीता जा सकता है, दिल नहीं जीते जा सकते, देश नहीं जीता जा सकता। देश को चलाने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और उस इच्छा शक्ति का अभाव वर्तमान सरकार में भी नजर आता है और विपक्ष में भी कोई बहुत उत्साहवर्धक चीजें नहीं नजर आती कि विपक्ष भी शायद इन्हें बदल दे तो बहुत इस देश का नक्शा बदल जाए, ऐसी स्थितियां भी नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं चुनावी गणित में उलझा हुआ है ये देश और देश की वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार है राजनेता। एक अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं साक्षरता बढ़ी है, साक्षरता का परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन साक्षरता, मैं चूंकि पढ़ाने शिक्षक हैं और लेक्चरर हैं, संतोष जी आपके पास आता हूं, साक्षरता अखबार पढ़ लेने से, नेट को खंगाल लेने से, या फिर कुछ लिखा पढ़ा, जो कुछ लिखा हो उसे पढ़ लेने को साक्षरता कहते हैं, या जो कुछ पढ़ा जाए उसके जरिए रोजी रोटी का जरिया बने, वो किसी योजना के काम आए, उसे साक्षरता कहा जाता है, या सिर्फ कोरे कागज पर लिखी हुई इबारत को पढ़ लेना ही साक्षरता है? For me, this literacy rate will depend on fully practical implementation of what we have studied. Practical implementation is vital. Without practical implementation, we are not going to gain anything from our, quality education. We say that what we are getting is a quality education, but it may not be true 100%, because somewhere or sometime we are not able to implement it practically. So practical implementation will be vital. जी, हम ये जानना चाहेंगे, कुछ चीजें ऐसी भी हैं, एक फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर ओनाली जी, भरत जी आप भी बताएं कि फूड सिक्योरिटी बिल उत्तराखंड में और कई जगहों पर अगर किया जा रहा है तो उसका नतीजा भी कहीं ना कहीं नकारात्मक मिल रहा है हमें। 90,000 करोड़ के आसपास अगर इसका डिफिसिट आ रहा है, कैसे इसे संभाल पाएगी सरकार? किस तरह से उसके बदले में सरकार लोगों को यह विश्वास दिला पाएगी? फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर सरकार की अपनी राजनीति, हम आप इस विषय पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, चूंकि वक्त ब्रेक का हो चुका है। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और हमारे साथ ओनाली जी और साथ ही साथ भरत जी और संतोष जी जुड़े हुए। ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा जारी रखेंगे रुपए के गिरते स्तर की और साथ ही साथ भारत के भविष्य की। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हूँ सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। वो अपने आप को हेयर डबलिंग इन्वेंटर कहते हैं, जो मेरे हिसाब से हेयर डबलिंग दुनिया में साल से चल रहा है। मेरा उनका सीधा सीधा क्वेश्चन है कि उनके पास उनका पेटेंट नंबर है, उनके पास मेडिकल एथिकल कमिटी से अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल स्टडी है, फिर ही जाके वो में ऐसी ऐड दे सकते हैं। उन्होंने मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स
गालियां देने लग गए जोर जोर से। डॉक्टर निगम का बाल जाल देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। कौन लगा रहा है पानी में सेंध? कौन कर रहा है मुंबई में पानी की चोरी? जल्द आ रहा है ऑपरेशन वाटर माफिया, सिर्फ लेमन न्यूज पर। मुंबई में SRA योजना का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। कांदीवली भाबरेकर नगर में SM बिल्डर का मकड़ जाल। लोगों को धमकाया जाता है। बिल्डर है क्या? आखिर बिल्डर पर पुलिस क्यों है मेहरबान? पुलिस का काम ही नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। चारकोप सीनियर इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, लेकिन बिल्डर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आखिर कौन है पर्दे के पीछे? देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मैं हूं सलमान और मेरे साथ बने हुए हैं अवनाली रूपानी जी, हमारे साथ भरत पुरोहित जी हैं और संतोष शेर जी हैं। अर्थ विशेषज्ञ हैं, अपने अपने क्षेत्र की तीनों जानी मानी हस्तियां। और बात हम कर रहे हैं रुपये की, डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपये की। चिंता जताना एक बात और उस पर कोई सोल्यूशन निकालना दूसरी बात। सोल्यूशन निकालने के लिए जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार में जिम्मेदार पदों पर बहुत ही इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री लोग बैठे हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। उसके पीछे के ऐसा नहीं है कि शायद वो कारण न जानते हो या उन कारणों को सुलझाने की कोशिश उनकी तरफ से न हो रही हो, लेकिन कहीं न कहीं इच्छा शक्ति का अभाव इस मामले में आड़े आता है। और इस वजह से देश में ये स्थिति बनी है कि रुपया अपने निम्नतम स्तर पर आ गया है, 64 रुपये के आसपास पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। फूड सिक्योरिटी बिल की हम बात कर रहे थे। फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर 3 कांग्रेस शासित राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में, जहां पर लगभग 90,000 करोड़ के आसपास का बजट हो गया है और 35,000 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भरत जी, हम आपके पास आते हैं। अनाली जी, इस पर बात कर रहे थे हम लोग कि FDI साथ ही साथ 3 प्रदेशों में इसका लागू किया जाना, कैसी स्थिति है और क्या हो रहा है? जो फूड सिक्योरिटी बिल है वो कांग्रेस ने अभी उनके ही जो शासित प्रदेश है उनके ऊपर ही लागू किया है। कि सीधी तरह देखने वाली चीज़ है कि इलेक्शन का एजेंडा है वो। इलेक्शन के एजेंडे के ऊपर जितना पॉपुलिस्ट हो सके उतना गवर्नमेंट कर रही है। अगर आप 5 साल पहले जाए तो आप ये भी देखेंगे कि फार्म लोन वेवर किया था ये गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ के आसपास। ये जो सब्सिडीज हम लोग देते हैं, गवर्नमेंट देते हैं, उसका असर नज़दीक में नहीं दिखता है, उसको असर आने में बहुत देर लगती है। दूर के परिणाम हो जाते हैं और वो दूर के परिणाम उसका जो रिफ्लेक्शन है वो महंगाई में बढ़ जाता है। इसका इसे दूसरे रूप में कहा जाए, जो इस बात पर शुरुआत में ही अनाली जी ने कहा था, अनाली जी के सब्सिडी के देने से, सब्सिडी के नाम पर कुछ दे देने से वोटों में तो शायद कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके दूरगामी नुकसान इस तरह से देखने को मिलते हैं कि 1947 में अगर 1 रुपये के बराबर $1 था तो आज $1 के मुकाबले हम 64 रुपये पर है। तो ये लगातार तिजोरी बांटने का नतीजा है कि हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर हर हाथ को काम होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। इसे संभालने के लिए कोशिश हुई डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, कितना कारगर रहा और ये कितना कारगर हो रहा है इस देश की अर्थव्यवस्था पर डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो पूरी तरह से शुरू किया गया था, और अब क्या स्थिति है उसकी? सलमान जी, मेरे व्यू इसमें थोड़े से एक्सट्रीम है। मैं डिसइन्वेस्टमेंट के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, क्योंकि आप अपनी बहुत बढ़िया कंपनीज डिस्ट्रेस में बेच देते हैं, ठीक है,
तो जो नेशनल ट्रेजर है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बेस्ट में ओएनजीसी जैसे कंपनी थी, अच्छी अच्छी कंपनी जो है जिनके पास नेशनल ट्रेजर है, उनके पास रियल बिजनेसेस है, उनको आप डिस्ट्रेस प्राइसेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भेज देते हैं, क्योंकि आपको आपका बैलेंस शीट मेंटेन करके रखना है, डेफिसिट को कंट्रोल में लेना है। तो पहले बात, आप खर्चाई क्यों करते हैं? ऐसा खर्चाई क्यों करते हैं जिससे डेफिसिट क्रिएट हो? और डेफिसिट क्रिएट होने का आप डबल प्राइस पे करते हैं। ठीक है, एक तो जिन लोगों को चीज़ मिलनी चाहिए उनको मिलती नहीं, उसके बदले आप अच्छी चीज़ जो है वो विदेशी लोगों को, विदेशी इंस्टीट्यूट्स को आप सस्ते दामों में बेच देते हैं। मेरे हिसाब से कंप्लीटली फेलियर ऑफ पॉलिसी है। ये वक्ती तौर पर शायद फायदा नजर आता हो, जब तक दिया जा रहा है, जब तक वो डील चल रही है, तब तक शायद ऐसा लगता हो कि बेहतर हो रहा है। देखिए, अगर मार्केट पर्सपेक्टिव बात करें तो डेफिनेटली किसी का गेन किसी का लॉस होता है, और किसी का लॉस किसी का गेन होता है। तो डेफिनेटली एफआईआर्स को डेफिनेटली बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको इतनी अच्छी कंपनीज बिकॉज ऑफ स्टूपिड पॉलिसीज इतने कम प्राइसेस में मिल जाती है। तो आप अपने जब भी देखा है, आज तक कोई भी पब्लिक जो गवर्नमेंट का इशू आया है कभी फेल नहीं हुआ। इसी का यही कारण, उनको पता है कि दे आर बाइंग दिस एसेट फॉर अ वेरी चीप प्राइस। अगर 100 रुपये की उसकी रियल वैल्यू होनी चाहिए तो आपको 30-40 रुपये में वो चीज़ मिल रही है, तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनको पता है कभी ना कभी तो सैनिटी इस देश के अंदर में आएगी और दे विल मेक मनी। अगर आप देखें, अभी भी जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में लगातार पैसे लगा रहे हैं, किसी ने भी पैसा पुल आउट नहीं किया अभी तक। अगर आपको टोटल ईयरली की पोजीशन देखें तो अभी भी उन्होंने काफी पैसा इंडियन मार्केट में लगाया हुआ है। ठीक है, तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस है। वो ये एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्मेट में, जितना हम अंडर परफॉर्म करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाती है। जी, वो बेहतर तरीके से उन्हें लगता है कि यहाँ पर कमाने के साधन उपलब्ध हैं और हम बेहतर तरीके से कमा सकते हैं। हम हिंदुस्तानी इस मामले में कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। हमारी ही चीज़ें कम कीमत पर ख़रीद कर उसमें इन्वेस्ट कर विदेशी कंपनियां ज़्यादा कमा लेती हैं, और शायद इसीलिए कुछ संगठन इस मामले में चले जाओ भारत छोड़ो जैसे नारे के साथ में कुछ संगठन इसमें काम कर रहे हैं। हम ज़रूर ऐसे लोगों से भी दोबारा आप लोगों को मिलवाने की कोशिश करेंगे कि इस डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार के विरोध में जो शक्तियाँ उभर रही हैं उनका क्या कहना है। इस पूरे प्रकरण पर भरत जी, इंटरेस्ट वगैरह जिस तरह से बैंक्स लगाते हैं, होम लोन, कार लोन्स, बिजनेस के लिए देने वाले लोन, वो सब क्या किस तरह से सहायक होते हैं, किस तरह से निर्णायक भी होते हैं, और किस तरह से फायदा और नुकसान होता है उनका? अभी देखिए, अभी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ लाई है रुपया बचाने के लिए, रुपये को स्टेबल करने के लिए, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो लिक्विडिटी है 75,000 करोड़ की लिक्विडिटी रखी है, और उसके वजह से बैंकों ने इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चालू किए हैं डिपॉजिट्स के ऊपर और लोन्स के ऊपर, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है। जो कंपनीज है उनको एक्सपेंशन करनी है, लेकिन हाई रेट इंटरेस्ट रेट की वजह से वो लोन नहीं ले रहे हैं, और जिन्होंने रियल इस्टेट कंपनी जिन्होंने लोन लेके रखा है वो वापस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वापस करने की उनकी ताकत ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने हाई है कि उनके EMIs वापस नहीं हो रहे हैं, लोन्स रिपेमेंट नहीं हो रहे हैं, वो रीस्ट्रक्चर हो रहे हैं लोन। अभी RBI ने बीच में उसके ऊपर बैन लगाया है, बैंकों को बोल दिया कि रीस्ट्रक्चर ना करें। रीस्ट्रक्चर ना करने की वजह से अभी वो डिफ़ॉल्टर होना चालू हो जाएंगे। अभी तक जो रियल इस्टेट में जो मंदी अभी दिखना चालू हो गई है, मेरे ख्याल से जो पिछले 5 साल 10 साल जो वर्ल्ड मार्केट कोलैप्स हो गया था, उसका इफेक्ट इतना इंडिया के ऊपर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अपनी जो अपने जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट है, और अपने इधर कंज्यूमर बेस इतना है कि इधर ही हम लोग बिजनेस को अच्छा बढ़ावा देकर यहाँ पर ही कंजम्पशन और बढ़ा सकते थे। लेकिन वो जो मौका है गवर्नमेंट ने गंवाया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और बाकी सब डेवलपमेंट न करने की वजह से आज रुपया की भी गिरावट चालू हो गई, और उसके वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो गया। इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तुम्हारे अगर महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो RBI जो मार्केट में पैसा है वो खींच लेता है, क्योंकि अगर पैसा ज़्यादा छोड़ेंगे, लोगों के पास में पैसा ज़्यादा होगा तो वो खर्चा करेंगे, और खर्चा करने के बाद महंगाई बढ़ जाती है। इसके लिए महंगाई कम करने के लिए वो लिक्विडिटी सोख लेती है, और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अभी आप अगर साइकिल देखें इंटरेस्ट रेट का, तो पिछले 2 साल में 13 बार इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ गुड डेवलपिंग इकोनॉमी। कई बातें हमने कही, उसमें से कोई भी एक चीज़ सिर्फ गर्भवती महिलाओं के मामले को लेकर जो फूड सिक्योरिटी बिल के में कहा गया था, कोई एक भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था कि सरकार ने ये निर्णय लिए हो। सरकार के बेहतर निर्णय न लेने के पीछे के कारण क्या हो सकता है? कभी कभी बदलाव होते हैं, RBI के गवर्नर बदले जाने हैं, अगले 5 सितंबर को शायद नए गवर्नर चार्ज ले लेंगे। ऐसे में संतोष जी, आपको लगता है कि नए गवर्नर के आने के बाद
शायद एक बदलाव कुछ आए, उस दिशा में कुछ काम हो, नए तरीके से कुछ निर्णय लिए जाए? संतोष जी? हाँ, what I feel is that see, we have seen past also, we have witnessed many changes in this government, but thing remain the same. Again, this problem comes of implementation, lack of political will. The policies remains in paper, but it does not get implemented in grassroots level. We need to focus on effective implementation. There are so many policies. Policies sometimes looks fine in paper. Some policies have positive sides and some policies have got negative effect, right? But the positive sides have not been reflected. We are only looking at the negative aspects of the policies, and sometimes the policies, some good policies, really good policies, has not been implemented till now. So that will be the major drawback of any government. The government is successful in implementation. जो पॉलिसियां बनती हैं, जब तक उन्हें इम्प्लीमेंट सही तरीके से, सख्ती से नहीं किया जाएगा, इस तरह की स्थितियां बनती रहेंगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस विल बी गोइंग ऑन। जी, तो ये एक प्रोसेस है और प्लान बना लेना और उसे प्लान को अमल में लाना, ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। कागजों पर योजनाएं बहुत बनती हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन का वक्त जब आता है तो सरकार कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति में उलझ जाती है और तभी स्थिति ऐसी बनती है कि जो 1947 में रुपया डॉलर के मुकाबले था वो 64 गुना नीचे गिर जाता है। मोनाली जी, डिस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, इंटरेस्ट के माध्यम से, या फिर ऐसी कौन सी योजनाएं हो सकती हैं जो संभाल सकती हैं अर्थव्यवस्था को कि इससे भी नीचे न जा सके रुपये की स्थिति भी और इस देश की स्थिति भी? फंडामेंटली हमारी जो जीडीपी है वो वीक होती जा रही है और जब तक जीडीपी वीक होती रहेगी तब तक आपका डेफिसिट बढ़ता ही रहेगा, कम होने का कोई चांस नहीं है। और क्योंकि डेफिसिट बढ़ती जा रही है, रुपए पे मार पड़ रही है, आप इंपोर्टर हो तो आप एनर्जी महंगे में इंपोर्ट कर रहे हो, जो आप पहले लेते तो उससे 20% महंगे में आप इंपोर्ट करोगे और वही एनर्जी से आप चीज़ें बनाओगे, इंडस्ट्री चलाओगे, बाकी सब चीज़ें करोगे, तो आपकी कॉस्ट जो है, इनपुट प्राइस है, ऑटोमेटिकली 20% ऑलरेडी बढ़ गई है। तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, आरबीआई ऑलरेडी इतने मेजर ले चुकी, फर्दर मुझे नहीं लगता नए गवर्नर आने से कोई फर्क पड़ेगा, उनको भी हार्डन करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे हार्डन करते जाएंगे, लिक्विडिटी सिस्टम से कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इनटू इंडस्ट्रियल आइटम्स कम होते जाएगी, जो एनवायरनमेंट है इंडस्ट्रीज लगाने का वो कम होते जाएगा। जैसे जैसे वो कम होते जाएगा ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपके पास जॉब्स कम रहेंगे और जॉब्स कम रहेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा जो सेंटिमेंट है वो आपका बिगड़ जाएगा। तो ये जो पूरी साइकिल है, ये अगर आपको वापस रिवर्स करनी है तो आपका एक ही तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप और जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। कुल मिलाकर स्थिति ये बनती है कि जब तक आप जॉब के लिए नौकरी के संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उपलब्ध करवाएंगे, देश की स्थिति यही रहने वाली है। रुपयों का गिरना जारी रह सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति जो अपने निम्नतम स्तर पर आ गई है आज की तारीख में, ये हालत है। बहुत चलते चलते हमारे पास चूँकि वक्त बहुत कम है, हम चाहते थे कि हमारे चलते चलते कुछ बातें कहें, लेकिन बहुत बहुत संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, आप हमारे साथ जुड़े। भरत जी, आपका भी हम चाहते थे, लेकिन चलते चलते कुछ मोनाली जी ने एक अच्छी बात कह दी कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी दिशा में काम करना ज़रूरी हो गया है। आप लोग आए, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मोनाली जी हमारे साथ, भरत जी हमारे साथ और साथ ही साथ थे हमारे साथ संतोष जी। कुल मिलाकर हमने बात की रुपए की गिरती स्थिति पर। स्थिति ये है, इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ये तीन व्यक्ति बहुत छोटे माने जा सकते हैं उनके मुकाबले जो ये देश चला रहे हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे पी चिदम्बरम हो या विपक्ष में बैठे यशवंत सिन्हा टाइप के लोग हों। लेकिन सजेशन अगर इन तीनों के पास हो सकते हैं तो सरकार में बैठे हुए लोगों के पास या विपक्ष में बैठे हुए महाबलियों के पास क्यों नहीं हो सकते? सवाल आपसे भी। बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में इस कार्यक्रम को देखने के लिए। आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल सलमान को और मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए 11 न्यूज़।
मैं हूं सैयद जैदी और काफी दिनों